हेलो एवरीवन। इससे पहले के दो वीडियोस में मैंने ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएं, कैसे लिखते हैं, वेरिएबल कैसे उसमें चूज़ करते हैं, इनके बारे में डिस्कस किया है। और अपनी सभी वर्कशॉप में मैं ये बोलता हूँ कि दो वर्ड ऐसे हैं आपको बहुत सोच समझ के लिखने चाहिए। एक है इम्पैक्ट और एक है रोल। टू स्टडी द रोल ऑफ समथिंग, और दूसरा स्टडी द इम्पैक्ट। इनमें से भी इम्पैक्ट मेरे ख्याल से स्कॉलर्स का और ख़ास तौर पे उनके गाइड्स का बहुत ही एक प्यारा सा वर्ड है। बहुत लोगों को पसंद है ये वर्ड और ज़रूर ही लिखते हैं टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ। पर यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि ये इम्पैक्ट को आप स्टडी करेंगे कैसे। जब भी आप लिख लेते हैं कि टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ दिस और दिस, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसके कुछ ऑप्शंस बनते हैं, देखते हैं कि हम कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं। एक्चुअली आप फ्री हैं इसको हैंडल करने में, पर आपको कुछ बैकग्राउंड उसका नॉलेज होना चाहिए। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं आज। तो सबसे पहले एक हम पुराने एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ एज ऑन हाइट ऑफ द बेबी। मैं नंबर वन तो सिर्फ बेबी के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। दैट्स ओके कि रिस्पोंडेंट बेबी नहीं होगा, बेबी की मदर या और केयर टेकर होंगे। पर इसमें आपको कितने वेरिएबल नज़र आते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको लिखता हूँ टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ एज ऑन हाइट ऑफ द बेबी, तो दो वेरिएबल हैं यहाँ पे, एक एज है और एक हाइट है। बिल्कुल क्लैरिटी है, एक एज है एक हाइट है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, बहुत सारे बेबी लेंगे, उनकी हर एक की एज नोट करेंगे, हाइट नोट करेंगे, और आंसर आपको पता ही है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है हाइट बढ़ती है बेबी की। तो आप दोनों को नोट करें। इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी, जब आप बहुत सारे रिस्पोंडेंट को एक टाइम यूनिट पे लेते हैं। एक टाइम का मतलब ये नहीं है कि मंगलवार 12 बजे, ऐसा नहीं है। उसका मतलब है एक गिवन में, एक महीने में, 2 महीने में, क्योंकि सभी बेबी अलग अलग है, उनकी एज भी अलग है, उनकी हाइट भी अलग है। और 2 दिन बाद अगर आपने किसी बेबी को लिया या उसके डाटा को लिया तो कोई बहुत सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ जाएगा 2 दिन में। तो इसलिए क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, यहाँ टाइम एलिमेंट कोई प्रेजेंट नहीं है। डिपेंडिंग ऑन आप कैसे मेजर करते हैं एज और हाइट को, तो अगर दोनों मीट्रिक हैं तो सिंपल रिग्रेशन लगा सकते हैं, दोनों नॉन मीट्रिक हैं तो क्रॉस टैब लगता है। नॉन मीट्रिक मतलब जैसे एज किया यंग एंड बेबी मैच्योर तो नहीं होता, तो आप ये बोल लीजिए ओके अप टू 2 ईयर्स और 2 to 4 ईयर्स ऐसे। और हाइट हम कर सकते हैं अप टू 2 फीट और 2 to 4 फीट। अगर आप कैटेगरीज में लेते हैं इसको नॉन मीट्रिक बोलते हैं, और एक्चुअल एज इन ईयर्स, एक्चुअल हाइट इन सेंटीमीटर, वो है मीट्रिक। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल मीट्रिक, इंडिपेंडेंट नॉन मीट्रिक, टी टेस्ट टर्नओवर का केस है। और रिवर्स अगर हम करें तो एलडीए या लॉजिस्टिक रिग्रेशन का केस है। इसमें बहुत क्लैरिटी है, इसका इम्पैक्ट देखना है, इसके ऊपर देखना है। 2 वेरिएबल हैं और आप डिपेंडिंग ऑन कैसे आपने मेजर किया ये लगा सकते हैं। थिंग्स आर वेरी क्लियर। ओके, आगे चलते हैं। टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ बॉर्नविटा ऑन द हाइट ऑफ द बेबी। यहाँ कितने वेरिएबल आपको दिखते हैं इसमें। तो क्या बॉर्नविटा वेरिएबल है, मतलब अगर आप ये कह रहे हैं हाँ बॉर्नविटा वेरिएबल है, एक को हम खिलाएंगे एक्स अमाउंट और दूसरे को 2x, तीसरे को 3x, तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर बॉर्नविटा नहीं है वो एक्चुअली बॉर्नविटा की डोज हो गई, डोज ऑफ बॉर्नविटा, ऐसा हो गया फिर वो। पर अगर आप बोले नहीं बॉर्नविटा का इफेक्ट देखना है, तो बॉर्नविटा कोई वेरिएबल तो नहीं हुआ ना इस केस में। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एक आप इवेंट ही तरह ले सकते हैं, और इसको आप सोच सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर कॉन्टेक्स्ट के अंदर, यानी प्री और पोस्ट सिनेरियो में। तो इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो इसमें हम कैसे करेंगे, हम बहुत सारे बच्चों को लेंगे और फर्स्ट तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि उन सब की एज सेम हो, उन सब के जेनेटिक्स सेम हो, उन सब के बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी सेम हो, राइट। और फिर उनके, मतलब मैं कंट्रोल वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, फिर उनमें से एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन हम रखेंगे। बॉर्नविटा वाले कब बोलते हैं कि भाई कितने टाइम बाद इफेक्ट आता है, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, कुछ भी। उसके लिए आप हाइट मेजर करेंगे पहले, और इतने ड्यूरेशन तक बॉर्नविटा हमने खिलाया उसके बाद, और वहाँ पे पेड टी टेस्ट लगता है। तो यहाँ कंट्रोल वेरिएबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो प्रोफेसर आर ए फिशर ने दिए, प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल स्टडी के, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी क्लियर है ऑलमोस्ट कि प्री और पोस्ट सिनेरियो है। ये है जो सिनेरियो बहुत कॉमन है और हम समझते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव लिखने का टाइम आता है तब होते हैं इस तरह के काम। टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन द स्मॉल स्केल फर्म्स। अब इसमें एक बार आप देखिए वेरिएबल कौन है यहाँ पे,
कौन सा लग रहा है? जीएसटी वेरिएबल है क्या? अगर सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनमें तो फिक्स है जीएसटी। या तो आप ये कहें ना भाई नहीं जीएसटी 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, ऐसा है। लेकिन एक तरह की इंडस्ट्रीज में तो एक ही जीएसटी होगा और स्मॉल स्केल फर्म है सारी, तो इसमें वेरिएबल कहाँ हुआ? तो वेरिएबल तो कुछ दिखा ही नहीं यहाँ पे। और एक्चुअली तो इसके अंदर तो आपको ये भी नहीं पता कि वेरिएबल है कहाँ। स्मॉल स्केल फर्म कोई वेरिएबल थोड़ी है। स्मॉल स्केल फर्म का क्या चीज़ नोट करेंगे? उनका रेवेन्यू नोट करेंगे, परफॉर्मेंस नोट करेंगे, उनका एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन लेवल, क्या चीज़ नोट करने वाले हैं? वो तो कहीं है नहीं ना इसमें, ना तो जीएसटी वेरिएबल ना स्मॉल स्केल वेरिएबल। तो ऐसे में भी इसको भी अभी हम हैंडल कर सकते हैं। इसके 3 अलग अलग वे हैं। पहला तो तरीका आप यही देखिए पोस्ट, प्री और पोस्ट सिनेरियो में। लेकिन सही मायने में जीएसटी एक्सपेरिमेंट नहीं था आपका। देखिए एक्सपेरिमेंट वो होता है कि आप जैसे बॉर्नविटा की हमने बात की तो आपने कहा भाई एक्स डोज जो है वो आपने खिलाई, फिर आपने कहा नहीं चलो 2x खिला के देखो, 3x खिला के देखो। लेकिन जीएसटी इकोनॉमी के अंदर आप ऐसे थोड़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि चलो ये करके देखो, ये करके देखो। ये मतलब ट्रूली एक्सपेरिमेंट में आता नहीं है जीएसटी, जो पॉलिसी मेकिंग के डिसीजन है। तो एक तरीका बनता है क्वालिटेटिव स्टडी कर लो पोस्ट जिन है उसमें जीएसटी सिनेरियो में, क्योंकि प्री पोस्ट की कुछ और भी प्रॉब्लम आएंगी जिनको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो एक क्वालिटेटिव स्टडी होता है, वो बिल्कुल अलग है। तीसरा आप एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करो, उसके अंदर बीच में ये भी आ जाएगा कि भाई यहाँ पे जीएसटी हुआ था फिर ऐसे ऐसे हुआ। तो ये डिसीजन आपका रहेगा कि आप इसको कैसे मेजर करेंगे। यहाँ पे वो भी चीज़ आती है, प्राइमरी डाटा लेंगे या सेकेंडरी डाटा, ये सब डिसीजंस आपने ही लेने हैं। तो स्मॉल स्केल फर्म भी वेरिएबल नहीं है, आपको बताना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस, रेवेन्यू, प्रॉफिट, मोटिवेशन क्या है। तो ये पहला देखते हैं हम कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हमने किया प्री और पोस्ट जीएसटी सिनेरियो है। तो अब यहाँ एक नेचुरली एक क्वेश्चन आने वाला है कि चलो जीएसटी की आपको डेट पता है, भाई इस डेट पे इंप्लीमेंट हुआ या इस मंथ में हुआ या इस ईयर में हुआ। दैट इज प्री जीएसटी आप किसको मान रहे हैं, कितना टाइम लेंगे? प्री के 3 साल लेंगे, 5 साल लेंगे। और पोस्ट किसको मान रहे हैं? क्योंकि पोस्ट के अंदर हो सकता है कि बहुत करंट हो। अब आपको एक चीज़ पता है, जब भी आप पोस्ट सिनेरियो कुछ देखते हैं तो उसमें टाइम एलिमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी कभी चेंज प्रोसेस होती है ना, उस वक्त लोग बहुत परेशान होते हैं। उस वक्त आप कोई भी चीज़ चेंज किया हो तो, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप अकस्टम्ड हो जाते हैं, कंफर्टेबल हैं, फिर आप बोलते हैं बड़ा अच्छा था ये। आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, ये जो अभी हमने 2020 ईयर के अंदर जो कोविड आया, तो कोविड में काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। तो उस वक्त लोग बहुत परेशान हुए, चाहे वो टीचिंग की बात हो, चाहे वो बाकी के मैकेनिज्म्स हैं सोसाइटी के। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे दे विल बी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल कि ऐसा हुआ और हमने उस पर हम आ गए, अदरवाइज तो हम नहीं आते, नए शिफ्ट नहीं करते। तो यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, इसमें तो प्री पोस्ट में तो पेड टी टेस्ट यूज होगा, पोस्ट जीएसटी कलेक्ट कब करें? अगर आप इंप्लीमेंट के जस्ट 6 महीने बाद आपने यूज किया तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने वो फेज देखा है जब बैंक्स के अंदर ऑनलाइन सिस्टम आया था। तो वहाँ पे क्या रहता था, इम्प्लीमेंट तो कर दिया ऑनलाइन सारा, एक सिस्टम रखा है और जो एम्प्लॉय है उसको कुछ पता नहीं है। तो वहाँ पे ऑन जॉब ट्यूटोरियल है कि कोई गया डीडी बनवाने, अब वो बंदा फ़ोन पे, हाँ जी यहाँ क्लिक कर दूँ, ये दबा दूँ, फिर ये कर दूँ, अब क्या कर दूँ। वहाँ एक लंबी लाइन लगी हुई है, 100 लोग लाइन में खड़े हैं, उसका ट्यूटोरियल चल रहा है ऑनलाइन। इसी तरह से एटीएम पे चलते थे ट्यूटोरियल के, अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर जब वो जस्ट इम्प्लीमेंट हुआ है आप तब का डाटा लेते हैं या आप 1 साल का बाद का डाटा लेते हैं, दोनों ही पोस्ट है, पर कितना पोस्ट, ये आपका जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। तो ऐसे केस में हमारे पास पेड टी टेस्ट का भी एक हायर लेवल का पॉइंट है, प्री, पोस्ट एंड पोस्ट एंड पोस्ट, इसको बोलते हैं रिपीट मेजर अनोवा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, अलग अलग सिनेरियो पे आप चीज़ें लें और उनको भी चेक कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास तरीका है क्वालिटेटिव स्टडी आप लें। क्वालिटेटिव स्टडी में कभी भी ऑप्शन मतलब पर्पज़ हमारा जनरलाइजेशन नहीं होता, सिर्फ उस चीज़ को समझना होता है कि जो भी इवेंट हुआ उसको हम बेसिकली समझना चाह रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ डिटेल में। इसीलिए इसका सैम्पल साइज भी काफ़ी छोटा होता है। तो 5 लोगों का, 6 लोगों का, 10 तो काफ़ी अच्छा सैंपल हो जाता है। यहाँ इंटरव्यू करवाएं, इन डेप्थ इंटरव्यू करवाएं, उसके अंदर आपके एनवीओ सॉफ्टवेयर लगते हैं, थीमेटिक एनालिसिस होती है, ये बिल्कुल अलग दुनिया है। इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, वो भी इम्पैक्ट आ सकता है।
और थर्ड है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, कि आप बहुत लंबे टाइम पीरियड का डाटा लीजिए, पिछले 5 साल का, पिछले 7 साल का, बहुत सारे वेरिएशंस हैं और आप टाइम सीरीज एनालिसिस लगा के सीजनल वेरिएशन देख सकते हैं, इवेंट स्टडी कर सकते हैं, इस तरह भी हैंडल किया जा सकता है, राइट। तो ये आपको देखना होता है सारा का सारा। ओके, अब देखते हैं कुछ इनोवेटिव तरीके जो लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि मेरा काफ़ी ऐसे लोगों से, इनोवेटिव लोगों से पाला पड़ता रहता है। उन्होंने कहा कि हमने इसको क्या किया, हमने एक लिकर्ट स्केल पे लिया है, ठीक। मैंने तो अभी तक कोई लिकर्ट डिस्कस किया नहीं आपसे, तो लोगों ने कहा नहीं हमने कर लिया। हमने ये क्वेश्चन पूछा, जीएसटी अफेक्टेड बिजनेस अ लॉट, स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री बताइए। बिल्कुल ठीक है, और ऐसे ही आपने कुछ स्टेटमेंट ले ली, और मैं मान के चल रहा हूँ आपको रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव का आइडिया है कि वो एक ही बात है या अलग अलग बातें हैं। अब यहाँ पे मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, आप एक बार डाटा एंट्री के बारे में सोचिए। एसपीएसएस में जब हम डाटा एंट्री में जाएंगे, रिस्पोंडेंट एक रो में आता है, एक स्टेटमेंट कॉलम में आती है, एक रिस्पॉन्स 1 2 3 4 आ गया। अब मेरा ये कहना है कि इनमें से आपको याद होगा ना कि कॉलम वेरिएबल में जाता है, कौन से कॉलम इम्पैक्ट को बता रहा है आपका। क्या पहला S1 इम्पैक्ट को बता रहा है, तो S1 हमारा है जीएसटी अफेक्टेड बिजनेस लॉट, ठीक है, ये भी है, लेकिन दूसरी भी है, तीसरी भी है, चौथी भी है। तो अगर ये रिफ्लेक्टिव है तब तो आप बोल सकते हो अच्छा सम ले लो, इसका सम आ गया, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए, आपके पास हुआ क्या है, यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्टिव था बाईवेरिएट और आपने मेजरमेंट बना दिए यूनिवेरिएट। अगर आपको एसपीएसएस का थोड़ा सा भी एक्सेल का आइडिया है, तो जब आप अपना मेनू खोलेंगे रिग्रेशन का, टी टेस्ट का, वो कहेगा अच्छा एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है। एक तो आपने ये सम डाल दिया, दूसरा कहाँ है इसमें और किसको डालें हम, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। इसका आप क्या कर सकते हैं, ओनली थिंग इज आप इस पे मीन लगा सकते हैं कि अगर मीन आपका, आपने क्या लिया हुआ है इसका, हमने लेट से यहाँ पे बोला इसका कोड 1 2 3 4 5, मीन अगर 3 से कम है तो लोग ओवरऑल डिसएग्री कर रहे हैं, और अगर 3 से ज़्यादा है तो लोग एग्री कर रहे हैं। अब एग्री कर रहे हैं किस बात से, मुझे तो इफेक्ट देखना था ना। तो इससे बेहतर है स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री से, शायद हमें ऐसे लिखना चाहिए था, नो इम्पैक्ट से वेरी हाई इम्पैक्ट, ऐसे लिखते। ये तो और भी घुमा के हो गया, पहले तो डिसएग्री, डिसएग्री किस चीज़ पे, क्या इफेक्ट है, टेढ़ा क्यों लिख रहे हैं, हम सीधा ही लिख लें हाई इम्पैक्ट से नॉट नो इम्पैक्ट एट ऑल, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन एक जो दूसरा ज़्यादा सीरियस पॉइंट यहाँ पर है वो ये है, चलो आपने बाईवेरिएट का तो यूनिवेरिएट कर ही दिया, लेकिन क्या सच में ये इम्पैक्ट है या ये परसीव्ड इम्पैक्ट है। अब आप बताइए, मैं आपके इंस्टीट्यूट में आके बच्चों से पूछूं कि ये कॉलेज कैसा है और बच्चे बोले जी बिल्कुल बेकार है, तो ये सच्चाई है क्या या उन बच्चों का ओपिनियन है ये। अगर सच्चाई मुझे देखनी है, जैसे नैक करते हैं, एनबीए करते हैं, एनआईआरएफ है, ये बच्चों से नहीं पूछते, ये कहते हैं अपना डाटा दिखाओ, आप अपना रिजल्ट दिखाइए, रिजल्ट आपका कैसा आया, आपके प्लेसमेंट के रिजल्ट्स बताइए कैसे आए, बाकी के इंडिकेटर्स बताइए। यानी एक चीज़ बहुत, आप प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से समझें, एक होता है रियल वेरिएबल, एक होता है उसका परसीव्ड। खास तौर पे जो लोग सर्विस क्वालिटी पे काम करते हैं, प्लीज़ एक बार इसको ध्यान से देखें। अगर आपने लिखा हुआ है क्वालिटी, फिर आप ले रहे हैं ओपिनियन लोगों का, वो क्वालिटी थोड़ी है, वो तो परसीव्ड क्वालिटी है। वो तो अगर आप दूसरा सैंपल लेंगे कुछ और आ जाएगा, तीसरे सैंपल पे कुछ और आ जाएगा, इजंट इट। तो अगर आप बोलते हैं कि मैंने क्वालिटी मेजर करनी है, तो फिर देखिए, जैसे हम रेस्टोरेंट की बात करें, एक ठीक है वर्ड ऑफ माउथ चलता है, लोगों ने कहा वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, वो क्वालिटी का एक इंडिकेटर है। लेकिन अगर होटल की रैंक दी जाती है, रेस्टोरेंट की रैंक दी जाती है, तो लोगों का ओपिनियन एक पोर्शन होता है, उसमें कंप्लीट नहीं होता उसके अंदर। जैसे नैक या एनबीए जो एक्रेडिटेशन एजेंसीज हैं, उनके अंदर पेरेंट्स से भी बात की जाती है, बच्चों के जो हैं पेरेंट्स, आपके एम्प्लॉयर से बात की जाती है, पास आउट स्टूडेंट से बात की जाती है, पर सिर्फ वो 3 कंपोनेंट नहीं होते, वो एक छोटा सा उसका वेट होता है। लेकिन मैक्सिमम तो होता है कि आप आपके रिजल्ट्स दिखाइए, बच्चे कहाँ से हैं वो दिखाइए, और सारा सेकेंडरी डाटा होता है लॉट ऑफ। तो आप क्या मेजर कर रहे हैं, अगर आप इम्पैक्ट मेजर कर रहे हैं और कर रहे हैं लिकर्ट स्केल पे, तो इम्पैक्ट थोड़ी आया भाई, वो तो परसीव्ड इम्पैक्ट हो गया, लोगों का ओपिनियन है वो तो। और मज़ेदार बात यह है, यही लोग आपके जितने भी रिस्पोंडेंट हैं, आप एक हफ्ते बाद बात करें, हो सकता है उनका इम्पैक्ट, उनका जो ओपिनियन है वो चेंज हो जाए। ये क्या रिसर्च हुई। तो अगर आपने ये लिया है तो इस पे तो फिर लोग और इनोवेटिव करते हैं कि सम लगा दिया और उसके ऊपर 1 सैंपल टी टेस्ट लगा दिया। अच्छा, 1 सैंपल क्या चेक करता है, 1 सैंपल किसी क्लेम को चेक करता है। जैसे मैं कहूँ कि भाई मेरी जो है ओवरऑल
मेरा जो डाटा है उस डाटा का एवरेज एज इतनी है, तो मैंने एक सैंपल लिया और चेक किया भाई सैंपल का एज इतना है या क्लेम इतना था, उन दोनों को चेक करता है वन सैंपल। अब इनोवेशन लोगों का ये है, लोगों ने कहा कि ये जो सम है ना, हमने इसको चेक कर लिया कि क्या ये 3 के अगेंस्ट न्यूट्रल है, क्या न्यूट्रल नहीं है तो ये इम्पैक्ट है। भाई ये चलिए ठीक है, इफ़ यू आर हैप्पी दिस वे, लेकिन ये तरीका ठीक है नहीं। मतलब ये इम्पैक्ट वर्ड नहीं है, पता नहीं आप कुछ कर तो रहे हैं ये, लेकिन ये नंबर 1 तो इम्पैक्ट तो बिल्कुल नहीं आया। और इस तरह से वन सैंपल टी टेस्ट इट्स ओके, बहुत अच्छा तरीका नहीं है ये देखने का। तो प्लीज़ आप एक तो ये बहुत ध्यान से सोचना, आप कहीं इम्पैक्ट के नाम पे परसीव्ड इम्पैक्ट तो नहीं निकालने लग रहे हो और उसी के आगे आप चलते जा रहे हैं। इस चीज़ को प्लीज़ एक बार सोचें आप। तो आइए इसको स्टडी करें। टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ ई बैंकिंग ऑन बैंक परफॉर्मेंस। चलिए कम से कम बैंक परफॉर्मेंस तो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्या ई बैंकिंग वेरिएबल है? किसको बोलेंगे आप ई बैंकिंग? तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले तो आपको ई बैंकिंग को डिफाइन करना पड़ेगा। किसको? कि भाई आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो ई बैंकिंग है, या डेबिट क्रेडिट कार्ड है ई बैंकिंग, या आपने कोई किसी भी प्लास्टिक मनी से आप पे कर रहे हैं, एटीएम कार्ड को यूज कर रहे हैं। ई बैंकिंग है क्या? आपको कहीं ना कहीं ये पहले डिफाइन करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के लिए इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। फिर ई बैंकिंग वेरिएबल तो नहीं लग रहा ना। ई बैंकिंग वेरिएबल तो तब हो जब मेरा ई बैंकिंग 5 यूनिट है, आपका 7 यूनिट है, तीसरे का 10 यूनिट है। ऐसा तो कुछ है नहीं। या तो आप ये कहें कि नहीं ये 15 चीजें हैं, आप टिक करो, उससे आप बनाने की कोशिश करें, कैटेगोरिकल वेरिएबल बनेगा वो आपका। लेकिन आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा ई बैंकिंग आप किसको बोलते हैं। सेकंड, परफॉर्मेंस के भी अगर आप इंडिकेटर करें ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन परफॉर्मेंस, फिर वही बात आती है, अगर आप परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं तो आपको बैंक की वेबसाइट पे जाके डिटेल वहाँ से लेनी पड़ेगी सेकेंडरी डाटा से, वो परफॉर्मेंस है जो भी आपने मेजर की। लेकिन अगर आप एम्प्लॉयज से पूछते हैं, कस्टमर से पूछते हैं, वो परफॉर्मेंस नहीं है, वो परसिव्ड परफॉर्मेंस है। वर्ड्स का इनका खास ख्याल रखें, परफॉर्मेंस और परसिव्ड परफॉर्मेंस। यानी परफॉर्मेंस आती है सेकेंडरी डाटा से, परसिव्ड परफॉर्मेंस आ सकती है आपकी प्राइमरी डाटा से। तो अब आपको ये देखना है कि ज़्यादा बेहतर है जब आप ऑब्जेक्टिव लिखें, प्लीज़ सोच लिया करें कैसे काम करेंगे, आगे कैसे रहेगा। तो इम्पैक्ट से कहीं ज़्यादा अच्छा वर्ड है रिलेशन। आप दो वेरिएबल्स का और वेरिएबल्स के टर्म्स में सोच के ऑब्जेक्टिव्स में वेरिएबल को लिखें। ये जितना लोगों को स्टैटिस्टिक्स की, वेरिएबल्स की कम नॉलेज होती है, वो उसकी पूर्ति करते हैं इंग्लिश के साथ। वो खूब सारी फ्लावरी लैंग्वेज लिख के और वो सोचते हैं कि अब बन गया मेरा ऑब्जेक्टिव शानदार। लेकिन जब आप एक्चुअल काम करते हैं देन आप डेड एंड पे पहुंच जाते हैं कि अब करें क्या, करना क्या है इस चीज़ में। सो प्लीज़ इसको सोच के आप लिखिएगा। वेरिएबल्स को एक बार आप दोबारा से देखिए। ऑब्जेक्टिव इज नथिंग अदर देन वेरिएबल, इट्स जस्ट द रिलेशनशिप ऑफ द वेरिएबल। या एक चीज़ को स्टडी करते हैं या दो और दो से ज़्यादा का रिलेशन निकालते हैं। Okay, so this was a small presentation. Thank you.